सो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार स्पेशल की एक फर्स्ट क्लास है। बिहार के इतिहास। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से पहले प्राचीन काल में इसे शिक्षा एवं राज्य का केंद्र माना जाता था। जैसे आप महाजनपद से लेकर महाजनपद काल में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में सभी जगह पर पाटलिपुत्र ही केंद्र आया दोस्तों, जो कि पटना, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार का जो इतिहास है काफी गौरवपूर्ण एवं महिमाकारी है दोस्तों। बिहार का इतिहास काफी गौरवपूर्ण है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार, अब इतने बड़े राजा, कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट भारत के सबसे बड़ा राजा हुए, क्योंकि जिनका कहाँ था केंद्र, जिनका राजधानी कहाँ था, वहाँ उनका था पाटलिपुत्र। कहाँ राजधानी था? पाटलिपुत्र। किनका? अशोक का। अब कहा जाता है कि यहाँ बिहार का, जो हमारे बिहार की माटी है दोस्तों, यहाँ बौद्धिज्म, जैनिज्म, माने बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सबका सबका शुरुआत कहाँ से हुआ है? बिहार में। बौद्ध धर्म का शुरुआत गौतम बुद्ध ने किया बिहार से, और महावीर ने जैन धर्म का शुरुआत किया कहाँ से? बिहार से। तो हम कह सकते हैं कि बिहार बिहार का इतिहास काफी ज्यादा गौरवपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिहार शुरुआती में नाम नहीं था दोस्तों। ए ए बिहार हो गया। ये शुरुआत में ए बिहार नाम बिल्कुल नहीं था दोस्तों। शुरुआत में था इसका नाम विहार। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार इसका क्यों नाम था, इसका बिहार शुरुआत में क्यों नहीं नाम? तो बिहार इसका नाम था, इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ बौद्ध भिक्षु, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना कहाँ किया था? कहाँ किया था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का स्थापना बिहार में ही किया था। बिहार के उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ केंद्र माना जाता है। कहाँ? बिहार में। हर जगह बौद्ध भिक्षु और बौद्ध मठ जो होते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसको बोला जाता था क्या दोस्तों? विहार, न कि बिहार। तो वहीं से इसका नाम शुरुआत होता है क्या? बिहार। विहार, न कि बिहार। तो बिहार की शुरुआत इस तरह से हुआ दोस्तों। अब आप सोच रहे हो कि बिहार का सबसे पहले चर्चा कहाँ मिलता है? बिहार का चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो बिहार का जो चर्चा है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में मिलता है। क्या? शतपथ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में मिलता है। किसका? बिहार का सबसे पहले वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और यह किससे संबंधित है? तो यह यजुर्वेद से संबंधित है। यह यजुर्वेद से संबंधित है। कौन? शतपथ ब्राह्मण। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में, मतलब ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। किससे? यजुर्वेद से। उसी में सबसे पहले बिहार का वर्णन मिलता है, कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस बिहार बिहार का वर्णन आप देख लेंगे कि कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में के मतलब मिलता है, जहाँ जो यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं तो हड़प्पा में जाते हैं। हड़प्पा में कोई बिहार का वर्णन नहीं है। बिहार का कोई, हड़प्पा वाले मतलब बिहार से ठुकरे हुए, बिछड़े हुए थे, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं थे। इसके लिए हो गया कि ये है हड़प्पा वासी लोग, और ये कह रहे हैं कि यह बिहार से यह बिहार से बिल्कुल अलग थे। कौन? हड़प्पा वासी। तो दोस्तों, बिहार जो है, बिहार, अब बिहार
के इतिहास के बारे में हम देखें, बिहार का इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण था, लेकिन इसके इतिहास को, इसकी मान को मतलब एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, जिन जिनका जिनका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार के कई यूनिवर्सिटी, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, वेदांतपुरी बिहार, सभी को इन्होंने जलाकर नष्ट कर दिया। कहते हैं दोस्तों कि मतलब इनसे गिरा कोई इंसान नहीं हो सकता। अब नालंदा को इन्होंने जलाया, जो कि उस समय पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र था, भारत का नहीं पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र था। और इनका जो आक्रमण था 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 12वीं शताब्दी में इनका आक्रमण हुआ था, हाँ, बिहार पे। अब आप सोच रहे होंगे कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे, इसके बारे में हमें कैसे पता चला? तो इसके बारे में एक पुस्तक है, उसके बारे में एक पुस्तक है जिनका नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी। तो बख्तियार खिलजी जो बख्तियार खिलजी थे दोस्तों, वो तुर्की थे। कहाँ के थे? तो अधिकतर जो मुसलमान थे वो तुर्की थे। उसी प्रकार बख्तियार खिलजी भी कहाँ के थे? तो बख्तियार खिलजी भी तुर्की के थे। और बख्तियार खिलजी जो थे वह मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कैसे? मुस्लिम आक्रमणकारी थे। मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो इनके बारे में जानकारी की भारत पर हमला किए, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए, सभी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिए, कई मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा। इसके बारे में जानकारी हमें तबकाते नासरी पुस्तक में मिलता है, जिसके रचयिता हैं मिन्हाद सिराज। कौन? मिन्हाद सिराज। अब इसको हम एक रिलेट करके याद कर सकते हैं। तबकाते नासरी, जिसके लेखक है मिन्हाज सिराज, इसी से पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। अब इसके बारे में हमें जानकारी इस प्रकार मिल सकता है। अब इसको हम याद करते हैं। तबकाते नासरी, तो मतलब कोई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि रामू है, एक किसी से पूछते हैं कि तब कहाँ थे? तो वो बोले कि नासरी गए थे। तो क्यों? कहे कि मैं तब कहाँ थे? नासरी गए थे। तो मैं सिराज से मिलने गया था। कौन सिराज? आप उस सिराज से रिलेट कर सकते हैं जो हमारे क्रिकेटर थे, जो इस बार वर्ल्ड कप खेले थे दोस्तों। कौन? मोहम्मद सिराज। तो इसको हम याद कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज को रिलेट कर सकते हैं मिन्हाज सिराज से। और तब कहाँ थे? तो मतलब वर्ल्ड कप के नशे में। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तबकाते नासरी के लेखक मिन्हाज सिराज थे। अब तबकाते नासरी के कौन लेखक थे? मिन्हाज सिराज। इसी से पता चलता है कि आक्रमण किए थे बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में भारत पे। अब बात करते हैं कि भारत के बारे में आखिर कैसे जानकारी मिली। क्या क्या पाषाण काल में भारत से कुछ बिहार के बारे में कुछ जानकारी मिला, या फिर ऋग वैदिक काल में कुछ मिला, या फिर उत्तर वैदिक में मिला, हड़प्पा में मिला? अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल। तो पाषाण काल आपको पता होगा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और न्यू पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल पहला है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों कहते हैं कि जो दक्षिण बिहार के कई स्थानों से मानव के निवास का वहां से स्रोत प्राप्त हुआ है कि हाँ, दक्षिण बिहार में लोग पूरा पाषाण काल में रहते थे। कहाँ? दक्षिण बिहार में लोग पूरा पाषाण काल में रहते थे। अब इसके बारे में हम बताते हैं कैसे। तो इसका जगह है, 2-3 जगह है। पहला है दक्षिण बिहार के, आप नीचे देखेंगे तो नालंदा है, दूसरा गया है, और तीसरा है मुंगेर। यह
तीन स्थान है जहां से हमें पूरा पाषाण काल में बिहार में, मतलब भारत के बिहार में मनुष्य के निवास का साक्ष्य मिला है। तो और जो गया के है इसका नाम है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि नालंदा, गया और मुंगेर तीन स्थानों से पूरा पाषाण काल में हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है किसका, मनुष्य का, कि दक्षिण बिहार में लोग रहते थे। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण का। मध्य पाषाण का, मध्य पाषाण काल में ज्यादा कुछ जगह का साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों, बहुत ही कम, सिर्फ दक्षिण बिहार के अभी जहाँ पूरा पाषाण काल में मिला था वहीं वहीं के नए, मतलब मध्य पाषाण काल में मुंगेर में इंसान के निवास का साक्ष्य मिला। मुंगेर में बस मानव के निवास का साक्ष्य मिला, बाकी कहीं भी मानव के निवास का साक्ष्य नहीं मिला। अब सोच रहे हो कि पूरा पाषाण काल में निवास था, तो अब हमें कैसे पता चला? तो एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसको बोलते हैं C14, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। इससे इससे मानव के, मतलब निवास के, अगर मानव कितना भी पुराना हो तो उसके उम्र का निर्धारण किया जाता है। इसका मानव के उम्र का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति से। अब तीसरा आता है नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल से साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं मानव निवास का? नव पाषाण काल से मानव के निवास के कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों नव पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे अब? नव पाषाण काल। किसके बारे में? नव पाषाण काल। तो नौ पाषाण काल में बिहार के कहते हैं कि भर भर के निवास करने का साक्ष्य मिला हर जगह, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह बिहार बिहार में मानव के निवास का साक्ष्य मिला है। अब उसमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है एक पटना का मनेर। क्या? पटना का मनेर, जो कि अभी हमारे बिहार का राजधानी है। पहले कहा, नौ पाषाण काल में पटना के मनेर से हमें साक्ष्य मिला था मानव निवास का। दूसरा है तारादी। तारा तारा डी। अब तारादी कहाँ था? तो तारादी था गया। एक है चिरांद। चिरांद चिरांद कहाँ था? चिरांद जो था वो सारण में था। एक है वैशाली। मतलब वैशाली जगह का नहीं नाम है, वैशाली में था, उसका नाम था चेचर। क्या? चेचर। अब पटना हो गया, ताराडी हो गया, चिरांद हो गया, वैशाली। पटना जो कहाँ था? मनेर में। पटना में मिला है मनेर, ताराडी मिला है गया में, चिरांद मिला है सारण में, और वैशाली मिला है चेचर। और एक और नया है सेनुयार। सेनुआर। सेनुआर कहाँ है दोस्तों? तो सेनुआर है रोहतास में। यह भारत में नौ पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। भारत के कहाँ से? भारत के बिहार से नौ पाषाण कालीन ये स्थल प्राप्त हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, अब हम पाषाण काल में चल गए, तो अब इसको हम एक याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से छोटे छोटे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा किसी भी चीज को रिलेट करना चाहिए। तो मनेर, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि मन्ने मन्ने तो पटना जाना है, मने मने पटना जाना है, इससे रिलेट हुआ मनेर। मनेर कहाँ है? पटना। दूसरा है ताराडी। तो फिर तीसरा देखते हैं चिरांद। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि चिरांद यानी कि चिल्ला रहा है कौन? सारन बजा के। सारन तो चिरांद चिल्ला रहा है कौन? सारन बजा के। तो सारन बजाया तो चिल्लाया, तो इसको हम याद कर सकते हैं सारन। और दूसरा है वैशाली। तो
अब हम इसको याद कर सकते हैं, वैशाली यानी कि जो वैशाली है वो काफी चेचर है, मतलब चें चें करीत रहती है, मतलब हल्ला करती है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, वैशाली तो चें चें करीत रहती है यानी कि चेचर। और तीसरा है सेनुयार। तो किसी भी व्यक्ति का एक नाम है जिसका नाम है सेनु, या आप सोनू भी मान सकते हैं। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि सेनु यार, सोनू जो यार है वो रो रहा है। कौन? सेनु यार रो रहा है, इससे सेनु यार तो कहाँ है? वो रोहतास में। और ताराडी कहाँ है? तो गया में। तारा, कौन? तारा। तारा क्या? तारा कोई लड़की थी जो कि गया, कहाँ गया? उसके बेचारे रामू हैं इनके जिंदगी से गई। कौन? तारा। ताराडी मतलब इनके जिंदगी से गई। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, पटना मने पटना जाना है यानी कि मनेर। ताराडी तारा गई जिंदगी से, मतलब यानी कि गया। चिरान चिला रही यानी कि सारंत। अब वैशाली, वैशाली कहाँ? चेचर। वैशाली जो है चेंज करती है। और सेनु यार है जो हमेशा रोते रहता है यानी कि रोहतास। अब पाषाण, पाषाण काल हम देख लिए तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसके बाद जो आता है बिहार का वर्णन, हम इतिहास के में देख सकते हैं तो हड़प्पा में। तो हड़प्पा सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसमें बिहार का कोई वर्णन नहीं है। इसमें बिहार, बिहार से पता नहीं हड़प्पा वासी रूठे थे या क्या, जो भी हो, लेकिन बिहार का हड़प्पा में कोई वर्णन नहीं है। और तीसरा है ऋग्वैदिक काल। क्या? ऋग्वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में बिहार के बारे में ये भी शायद कुछ रूठे ही थे जो बिहार को ऐसा नाम दे दिए। ऋग वैदिक काल में भी बिहार आर्य नहीं पहुंचे थे। ऋग वैदिक काल में भी बिहार का कोई वर्णन नहीं है। और ऋग वैदिक काल में लेकिन बिहार के लिए एक शब्द का यूज किया गया है जिसका नाम है किकट प्रदेश। किकट प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ऋग्वैदिक काल वाले आर्य हमें काफी ज्यादा ऊंचा समझ के कीकट पर, तो नहीं। कीकट का मतलब होता है, कीकट का मतलब होता है नीच जाति के लोग यानी कि मलेच्छ। नीच जाति के लोग को कीकट कहते हैं, यानी कि नीच जातियों का प्रदेश हमारे बिहार को ऋग्वैदिक काल वाले लोग संबोधित किए। क्या? नीच जाति वाले। अब हमारे ऋग्वैदिक काल के लोग भी शायद कुछ ज्यादा ही भड़के थे हमारे बिहार से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मतलब हम देख लिए करीब करीब सब बिहार के इतिहास के बारे में ऋग वैदिक काल से। आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल से बिहार के बारे में।